Hello everyone in the Answer Kari, and today we are going to wind up the chapter on the emergency. In the last two videos, we were seeing that how the emergency of different types have been laid out in the Indian Constitution in part 18 and in part 13 and what are the various provisions of that. In the very first, we talked about Article 352. Then we started arranging from there like 355, 65, 56. And today we are going to talk about some of the left out issues regarding the Bommai case, as it is mentioned also here. The Bommai case. What were the rulings of the Supreme Court on the President Rule, Article 356? Because we were saying that over the course of period, there were a number of incidences where the President Rule was implemented to fulfill the naive political interest, and that was posing a major issue. And that was posing a major issue in maintaining the law and order situation and maintaining the federal equilibrium. So what happened in the Bombay case 1994, Supreme Court imposed some of the conditions on the president's power or the president's rule as a provision. इन्होंने क्या बोला आर्टिकल 356 के अंडर कि जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू इसके ऊपर होगा। दूसरा, सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट की वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। दूसरा, रेलिवेंट मटेरियल पर होनी चाहिए। अगर रेलिवेंट मटेरियल पर नहीं है, मेलाफाइड साबित होती है, तो उसके बाद जिम्मेदारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उठानी पड़ेगी। दूसरा, जो पूरा बर्डन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं आएगा किसी भी चीज का, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इम्यूनिटी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सेंटर के ऊपर आएगा। कोर्ट हमने बात की थी कि कोर्ट जो है करेक्टनेस के अंदर नहीं जाएगी कि जो मटेरियल है उसकी करेक्टनेस, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ अलग तरीके से पढ़ा गया, इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं होगी। अगर कोर्ट जो है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को इनवैलिड साबित कर देती है, तो उसके पास पावर है कि वो बोलेगी स्टेट में कि आप दोबारा से जो गवर्नमेंट पहले थी उसको डिसमिस जो आपने की जानबूझ करके उसको दोबारा से रिस्टोर करें, और जो असेंबली भी आपने डिसॉल्व करवाई थी, सस्पेंड करी थी, उसको दोबारा से कंटिन्यू करें जितना भी उसका टाइम पीरियड बचा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो सकती है तभी जब पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन। तो जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती, जब तक स्टेट की जो असेंबली है उसको यूनियन गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का सैंक्शन जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता लग सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों बैठे हैं उन्होंने कितना उस चीज को स्टडी किया, कितनी उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझा। इसके बाद जब तक अप्रूवल नहीं होता है तो प्रेसिडेंट केवल असेंबली को सस्पेंड करेंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार डिसॉल्व हो जाता है तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स किया गया है, उसे एज एन एक्सेप्शन लिया गया है कि नहीं, रिस्टोर भी कर सकते हो बेशक से डिसॉल्व क्यों ना हो गई हो। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है अप्रूव नहीं करती है तो असेंबली जो है दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाती है। कि पार्लियामेंट मना कर दे कि हम लोकसभा हमारे पास नहीं है या राज्यसभा के पास इतने मेंबर नहीं है, छुट्टी पर गए हुए हैं, तो दोबारा से रीएक्टिवेट होगी। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर या फिर सेक्युलरिज्म इनके खिलाफ अगर आपने लगाई तो दोबारा से 356 को इनवैलिड माना जाएगा, अगर आपने कहीं पर ऐसा किया है तो। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है फ्लोर ऑफ द हाउस की, तो आपको पहले उन्हें पूरा मौका देना है। यू हैव टू गिव द ड्यू अपॉर्चुनिटी टू द मिनिस्टर्स कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करें। जब तक वो प्रूव नहीं कर देते तब तक आप उनको अनसीटेड नहीं कर सकते हो, मतलब उनके पास रहेगी सीट। और मान लीजिए कि सेंटर के अंदर कोई नई पार्टी आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी पार्टी गवर्न कर रही है आप उनको अपनी पार्टी के बिहाफ पर ये बोले कि हमारी पार्टी यहाँ पर नहीं है तो आप उसे डिसमिस कर दे। अगर ऐसा देखा जाएगा और ऐसा प्रूव हो गया via the litigation process, then also you will be considered as that you have imposed the president rule deliberately without having the enough, and we can say without having the sacrosanct value. अब अगर हम बात करें कि ऐसा कब कब हुआ है, तो हम देखते हैं कि पंजाब हो गया, बिहार हो गया, वहां पर यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर ऐसा ऐसा देखने को मिला है कि बहुत बहुत बार प्रेसिडेंट रूल जो है कॉन्टिन्यूस लगाया गया। तो हम जब बात करते हैं सरकारिया कमीशन की, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर जिसने रिकमेंडेशन दी 1988 के अंदर, इसने भी कहा कि भाई जो आप इसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज हो रहा है उसको यूनिफाइड कीजिए, आप इसका प्रॉपर यूज ही होने दीजिए। तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी? पहली, कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है कब? जब जनरल इलेक्शन हो जाए
और किसी पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी ना हो कि वो सरकार बनाए, यानी हंग असेंबली का मामला, तो आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, पहली चीज। दूसरा, किसी पार्टी के पास मेजोरिटी है लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने से मना कर दे, और गवर्नमेंट के जितने भी साथी हैं, कोलिशन है, वो कोलिशन में एक साथ सरकार बनाने से मना कर दे, तो कर सकते हो आप। तीसरा, जब कोई मिनिस्ट्री ऑलरेडी है लेकिन उसके ज्यादा मेंबर रिजाइन कर दें, और ज्यादा मेंबर रिजाइन कर दे, तो आपके पास काउंसिल ऑफ मेजोरिटी की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बची, और आपके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ जारी हो गया, तो आप कर सकते हो। या फिर जब हमने देखा कि डिस्क्रिशनरी जो मैंडेटरी डायरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप उसको नहीं मान रहे हो, तो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 365। वो एक कंडीशन है। सरकारी कमीशन आने के बाद बहुत सारी कंडीशन है जिनके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट है वो वायलेंस फैला रही है जानबूझ करके, आपस में लोगों को भिड़वा रही है, कॉम्युनल, रेस, कास्ट, जाति के नाम पर दंगे हो रहे हैं, और उसमें स्टेट की भागीदारी दिख रही है, किसी एमएलए का नाम आ रहा है, किसी एमपी का नाम आ रहा है, तो हो सकता है। या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है स्टेट के अंदर। इसका मतलब क्या है, आपकी जितनी बसें हैं जलाई जा रही है मास स्केल पर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाईवेज है, हाईवेज के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, जो जा रहा है उसकी चोरी हो जा रही है, उसके उसको मारा पीटा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ही स्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो तभी हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसीलिए बोला जाता है गंभीर से गंभीर स्थिति में जब पुलिस को भेजा जाता है तो पुलिस यही कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और सारी सुविधाएं, जो सारी सुशासन है, वो अपने तरीके से चल रहा है। इसके बाद इम्प्रॉपर कहां माना जाएगा, तो सरकारी कमीशन ने यहाँ क्या बोला। पहला, अगर किसी मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया, या फिर किसी मिनिस्ट्री में से डिसमिस किया गया किसी मिनिस्टर को, या फिर पूरी मिनिस्ट्री जो है उसको मेजोरिटी सपोर्ट उसकी छिन गई, तो गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, बिना दूसरी पार्टियों को मौका दिए कि आप मेजोरिटी प्रूव करके दिखा दो। आप पहले मेजोरिटी प्रूव करने का मौका दीजिए, जो भी पार्टी बची है या जो भी कोल्यूशन है, अगर उनको आपने मौका ही नहीं दिया तो आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट्री फंक्शन हो कंट्री के अंदर, तो यहां पर नहीं हो सकता। दूसरा, गवर्नर खुद ही ऐसा मान ले कि ये फलाना फलाना गवर्नमेंट जो है इनके पास कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर सकती है, और उस अपनी सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पर रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट को, तो तब भी नहीं हो सकता है। तीसरा, कोई रूलिंग पार्टी स्टेट के अंदर है लेकिन वो पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस है, और वो किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ने गई लेकिन वो हार गई, तो गवर्नर जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये हार गई, तो इसका मतलब ये यहां पर भी हार सकती है, वो ऐसी रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को दे दे, वो भी गलत है। और जब आप बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो इंटेंसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि दिखना चाहिए कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। आपने जो प्लेटून लगाई, जो पुलिस फोर्स लगाई, जो सीएपीएफ बटालियन लगाई, उनके बस से भी बात बाहर जा चुकी है। ऐसा नागालैंड में देखा गया था तो आर्मी भेजी गई, प्रेसिडेंट रूल लगाया। इसके बाद आपके स्टेट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है, बदतमीजी भी हो सकती है ग्रेव कॉन्सिक्वेंस की, और आप फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं जो सरकारी पैसा उसके साथ, तो इसको मेल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। इसके भी यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाओगे, क्योंकि इसके ऊपर तो इंक्वायरी कमेटी बैठेंगी, इसके ऊपर तो जांच के लिए हमारे यहाँ सीबीआई है, हमारे यहाँ विजिलेंस है, हमारे यहाँ सीआईडी है, हरियाणा जैसे स्टेटों के अंदर, तो वो अपना काम करेंगी। आप प्रेसिडेंट रूल मत लगाइए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को आपने वार्निंग भी नहीं दी, और बिना वार्निंग के, बिना नोटिस के, बिना मेमो के आपने सिंपल से गवर्नमेंट की पावर छीन ली, ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाएगा, जो कि सरकारिया कमीशन ने बोला 1998 की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन मानी गई, और पहले वाले जिनमें लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें अब लास्ट जो इमरजेंसी है वो किस तरीके की है, बिकॉज ऑल दीज फीचर्स वी हैव टॉक, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंशन आर्टिकल 360 के अंदर, 360, जो बात करते हैं कि प्रेसिडेंट लगाएंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाइड है। यहां पर भी अगेन आई एम रिटरेटिंग द सेम फैक्ट दैट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
headed by the Prime Minister at the central level under Article 75 and 78. सेटिस्फेक्शन क्या थी किस चीज की, कि जो पूरी कंट्री है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगा गई, क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, और जो कंट्री है उसके फाइनेंशियल रिजर्व इतने नीचे चले गए हैं कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए इमरजेंसी भी लगानी पड़ेगी, लोगों की तनख्वाह में कटौती जो है मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, जो आपके इवन जजेज हैं उनके जो एक्सपेंडिचर उनके पर्क्स अलाउंस है उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट लानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन कैसे होता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल की तरह प्रोक्लेमेशन 2 महीने के अंदर अंदर करवाइए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भी अप्रूव दोनों हाउसेस करेंगे 2 महीने के अंदर। अगर मान लीजिए लोकसभा नहीं है वही वाला फीचर, तो जैसे ही लोकसभा बन जाती है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आप कराइए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग फीचर है क्या, पहला, आपको बार बार इसका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से, एक बार अप्रूवल ले लिया तो चलती रहेगी जब तक पार्लियामेंट दोबारा से रिवोक ना कर दे या प्रेसिडेंट अपने आप रिवोक ना कर दे। और दूसरा, इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जैसा कि भी बोला, यानी बार बार अप्रूवल कराने की भी जरूरत नहीं है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी हो सकती है, और इसका कोई मैक्सिमम पीरियड भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि इसको जब आप अप्रूव करा रहे हैं एक बार में ही तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रिक्वायर ओनली सिंपल मेजोरिटी of both the houses, unlike the national emergency and president rule where you require the special majority of both the houses. इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं हर इमरजेंसी के, तो इसके देख लेते हैं। इसमें जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो स्टेट की या किसी लोकल लेवल की अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस तरीके से पैसे का यूज कीजिए ताकि फाइनेंशियल एफिशिएंसी बढ़े, फिस्कल कंसोलिडेशन बचे। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो भी स्पेसिफिक अपने प्रेसिडेंट ऑफिस से डायरेक्शन दे सकते हैं किसी स्टेट को कि आप जो है इतनी तरीके की फ्रीवाइज को रोकिए, आपका जितना भी सोशल एक्सपेंडिचर महिला एम्पावरमेंट के नाम पर है या फिर ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के नाम पे है आप उसको फिलहाल के लिए रोकिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल बात है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक क्या करते हैं, तो स्पेसिफिक में बात है सैलरी और अलावेंसेज की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने एम्प्लॉय से लेकर ऑफिसर लेवल ग्रेड, स्टेट लेवल पर काम करने वाले जितने ऑफिसर पर्सनल हर ग्रेड का इंसान, उन सारों की सैलरी में अलावेंसेज में कटौती की जाती है, रिडक्शन होता है। इसके अलावा जितने भी मनी बिल होते हैं सेंटर के और स्टेट के सारे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए कंसीडर करने के लिए रिजर्व हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन में किसी भी मिनिस्टर, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी पीएसयू के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी सैलरी, उनके पर्क्स, उनके अलाउंस में भी कटौती करने की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट ही है जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सैलरी अलाउंस पर्क्स को कम करने की बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट डू दिस। So this is all about the financial emergency. Now हम देख लेते हैं, we have some questions. So discuss the meaning of breakdown of constitutional machinery. What are its effects? So we can say that breakdown of constitutional machinery is explicitly mentioned in the Indian Constitution in Part 13, in particular Article 355 and 365, where 3 to 4 things are mentioned. Number one, when the law and order situation is not prevalent in any particular state. Number two, when the directions, the mandatory directions given by the central government are not adhered by the state government, it is a constitutional breakdown. Number third, the state government is itself engaged in creating disequilibrium in law and order by fueling the negative interest like communal war, like communal revolts, rebellions, so on and so forth, जो कि सरकार या कमीशन ने भी बोला। इसके अलावा there is no constitutional elected government which is able to represent the assembly. That is also the constitutional machinery breakdown. Now what are its effects? Number one, it creates hue and cry in the administration because administration is unable to take the command. Number two, it creates mistrust in the citizen, in the common citizen, as far as the state and the administration is concerned.
उनको पता नहीं होता अब क्या करे, किसके पास जाए। इसके अलावा जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है उसमें डिसबैलेंस आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आती है तो सेंटर एम्पावर्ड हो जाता है स्टेट की सारी पावर को लेने के लिए, स्टेट असेंबली के ऊपर पावर लेने के लिए। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आप डिक्लेयर करते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल जब आप लगा, तो इससे प्रेसिडेंट रूल लगता है, और प्रेसिडेंट रूल लगने से आपकी स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन अंडर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन काम करती है एज पर पार्लियामेंट डायरेक्शन। इसके अलावा जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल लेवल, वो अपहोल्ड करता है लॉज ऑफ सेंटर, नॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो दीज आर सम कॉमन इफेक्ट्स। और हमने देखा है, अगर हम बात करें कि there are number of misuses which have been done in the name of change in the political party at the center and the state. Number two, the governor misuse of this power in the name of upholding the central tendency. Number two, the partisan interest. Number three, the governor's antagonism with the chief minister and with other council of ministers. And the last thing, when the political convention is not adhered by the governor, like giving the chance to the coalition to represent and to have a confidence on the floor of the house, that is not also meant. In case of the death of the CM, when the other CM is also available, the governor is not allowing him or her to become the CM. So these are some common areas where the misuse of this president rule is used, which Dr. B.R. Ambedkar also during the Constituent Assembly said that we should use with a lot of sparingness, with a lot of cautiousness, so that the basic roots of the Indian Constitution, which provides the idea of parliamentary government, the idea of responsible government, the idea of center as working as a big brother of states, should not get harmed. Define financial emergency. How many times this has been proclaimed so far? तो हम बोल सकते हैं कि financial emergency जो है, that is again mentioned under part 13, article 360, which provides that the president can issue a proclamation for the financial emergency if he is satisfied on the recommendation of the Council of Ministers that the financial conditions of the country is grave and the current credit is not enough to sustain the economy. Then the financial emergency is issued, proclamation issued, and that proclamation comes with the approval of the parliament within the 2 month time period, with an indefinite time period of tenure, and no, again we can say, no repeated parliamentary approval is required. But we can say that in India we have so far not seen the financial emergency proclamation issued, even though we had seen the financial crisis during the 1990s, like LP, after which we adopted the LPG reforms. And we can say that this financial emergency is not used, and we are hoping that we do not see any sort of time that we should get to use this. Now, what is Article 356 in Indian Constitution, जिसमें हमने देखा प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल के हमने अंदर देखा कि सेम बात है जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया है। इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं, और बहुत बार यूज हुआ है पार्टीशन के नाम पर, गवर्नर की मिसयूज के नाम पर। सरकारी कमीशन की 1988 की रिकमेंडेशन है जो कि बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज के टाइम पर जब से जुडिशरी ने इंटरवीन करना शुरू किया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहां पर ऐसा मिसयूज देखा गया, वहां पर दोबारा से गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया। जब हम बात कर सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, जब हम बात कर सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, उनके आने के बाद से वी हैड सीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज बीइंग यूज्ड स्पेरिंग. So today we are winding up here, and tomorrow we will start the next chapter on the special category status mentioned under Article 371 and the various scheduled areas like 5th schedule areas and 6th schedule areas. So keep watching on Sarkari, and thank you so much.